नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आज का सत्र बहुत ही खास है। जब भी भारतीय संस्कृति की बात आती है, भारतीय वैदिक विज्ञान हो या भारतीय सनातन धर्म हो, हमेशा से किसी न किसी रूप में लोगों को आश्चर्यचकित भी करता है और अपनी महिमा से लोगों को खींच लेता है। इसी संदर्भ में आज हम एक विशेष पहल लेकर विशेष विषय वस्तु के साथ आप सभी के समक्ष एकत्रित हैं। आज हमारे साथ उपस्थिति है डॉक्टर जनार्दन तिवारी जी की। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है। शुभाशीष। तो बता दें दोस्तों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी जी एक सामान्य नाम नहीं है। अगर हम इनके करियर की बात करें या इनके हम उत्थान की बात करें या इनके हम यात्रा की बात करें, जो ज्योतिष विद्या का एक सिद्ध नाम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर जनार्दन तिवारी जी एक अच्छे शिक्षक होने के साथ योग और ज्योतिष विद्या में एक स्थापित नाम है। तो आज आचार्य जी के साथ उपस्थिति है। तो सबसे पहले प्रणाम करते हुए डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि ज्योतिष विद्या में आपका रुझान कैसे शुरू हुआ। इससे पहले हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अध्यापन क्षेत्र, पीएचडी और कैसे कैसे ये यात्रा बढ़ी। मूल रूप से तो हम यहाँ से गोरखपुर से एमए करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गए, वहाँ पीएचडी किए। पीएचडी करने के ही दौरान मेरी नौकरी बिहार सरकार में लग गई। तो गोपालगंज एसएस बालिका उच्च विद्यालय में संस्कृत पद पर मैंने योगदान दिया। अभी थीसिस पूरी नहीं हो पाई थी, बाद में मैंने उसे पूरा किया 86 में। 1983 में हमारा योगदान हो गया। संस्कृत विषय का अध्यापन करते हुए बालिका विद्यालय में और प्रांत छोड़कर बाहर बिहार में रहते हुए भी अपनी शिक्षा को मैंने पहले मजबूत किया। बच्चों में अच्छी शिक्षा देकर के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। बाद में 1995 में ऐसा लगा कि तत्कालीन लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री शिक्षकों का स्थानांतरण करने जा रहे हैं। तो मैंने ज्योतिष विद्या में अपना पहल शुरू किया, स्वाध्याय किया। गणित और संस्कृत व्याकरण का बोध होने के कारण स्वाध्याय के दौर में ज्योतिष का अच्छा पहल मुझे मिला और पंडितों के साथ साहचर्य जब बनाया, कुंडली निर्माण का पद्धति कैसे क्या होता है अध्ययन किया और जिनसे मैंने सीखा, बाद में उन लोगों ने मुझे प्रश्रय दे करके मुझसे ही बनवाना शुरू किया और बहुत जल्दी प्रतिष्ठा हुई। 1995 में जब ट्रांसफ़र हो गया सिवान जिले की बड़कागांव उच्च विद्यालय में, जिसका पूरा नाम है अयोध्या अग्रवाल सनातन धर्म उच्च विद्यालय बड़कागांव। बाद में वो इंटरमीडिएट कॉलेज भी हो गया, जहाँ सेवा देकर मैं 1995 से 2013 तक रहा और 2013 की मई में वहाँ से मुक्त हुआ। और आज मैं ज्योतिष में आवश्यकता अनुसार जैसे जिनकी पहल होती है उनको सेवाएं देता हूँ। मेरा इस पर व्यावसायिक प्रचलन नहीं है, जिनकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार मैं परामर्श देता हूँ। परामर्श के अनुसार उनका जो लाभ मिलता है बताते हैं कि प्रक्रिया अच्छी है, मुझे आपका मार्गदर्शन गुणग्राही मिला और मेरे जीवन के लिए लाभदायक हुआ। दोस्तों, सबसे सुखद यह है कि अगर हम डॉक्टर जनार्दन तिवारी जी के अतीत की बात करें तो इनका अतीत बहुत सामान्य नहीं है। गांव की ऐसी पृष्ठभूमि से इनका संबंध था जहां दूर दूर तक लोगों का शिक्षा से संबंध नहीं था। एक तो ऐसी पृष्ठभूमि जहाँ पर शिक्षा से संबंध नहीं है, वहाँ से आप निकलते हैं, संस्कृत जैसी विद्या को चुनते हैं जिसमें आपके स्वाध्याय के साथ अच्छे मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। इतने के बाद आप स्थापित करते हैं स्वयं को और स्वाध्याय के बल पे ज्योतिष विद्या में एक प्रतिष्ठित नाम होते हैं। आचार्य जी, आपसे एक और प्रश्न है। आप ज्योतिष विद्या में आपका बड़ा अनुभव है, मैंने भी सुना है कि बहुत सारे विकट समस्याओं को आपने सुलझाया है। उन समस्याओं पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मन में एक बात गूंजती है कि आजकल एक व्यवसाय का चलन हो गया, जैसा कि पहले भी आपने कहा, तो इसका एक नकारात्मक पक्ष भी उत्पन्न होता है। तो हम चाहते हैं इस पर आप प्रकाश डालें। व्यवसाय करने में जिनको ठगी हो जाती है वो उसके नकारात्मक या उस पर पहल नहीं करते हैं, निंदा शुरू करते हैं। ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए। शास्त्र में लाभ की दृष्टि से या लोभ की दृष्टि से कार्य करना मना किया जाता है।
हर जगह लिखा हुआ है, जो यदि मोहात दास्यति स पापी पापीयान भवति। तो पाप का काम नहीं करना चाहिए। एक विज्ञ विद्वान व्यक्ति यदि लोभवश कोई कार्य करता है तो वह पाप का स्वयं भागी होता है, और जिन्हें गलत निर्देशन देता है उनका भी पुण्य कार्य नहीं होता है, वहाँ से भी निंदा उपस्थित होती है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों में लिखा भी है कि दुर्जना परिहर्तव्य विद्यालंकृतोप्सन। तो व्यवसायिक प्रवृत्ति बन जाने पर यही निंदा की बात आती है। और लोगों को मानव बनने पर मानव का उत्थान के लिए सोचना चाहिए, न कि मानव के वंचन के लिए, ठगन के लिए काम होना चाहिए। हाँ, आज के महंगाई के युग में पैसे की ज़रूरत सबको होती है, ठीक है। एक उचित रूप से जो उनके साथ बन सकता है, श्रद्धा जो दे सकते हैं, वही स्वीकार करना चाहिए। उनको दंडात्मक या जबरन नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ पूरी तरह से कि चीज़ों का जो भी मूल्यांकन हो या मूल्य निर्धारण हमेशा सटीक होना चाहिए। मन में एक और प्रश्न बार बार आता है कि आज के समय में हम एकदम आधुनिक हो गए हैं, विज्ञान का दौर है, इसके बाद भी कुछ लोगों की ज्योतिष विद्या में आस्था है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोगों की ज्योतिष विद्या में आस्था बनी हुई? बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, फिर भी ऐसा क्या कारण है? ज्योतिष तो सबको मानना है, सब लोग मानते भी हैं, चाहे परोक्ष माने या प्रत्यक्ष माने। विज्ञान ज्योतिष, विज्ञान अगर अलग है तो ज्योतिष तो विज्ञान है जी। बिना विज्ञान के ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष के बिना विज्ञान नहीं है। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम मुझे हैं, जैसे श्री कृष्ण त्रिपाठी मटला डिग्री कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। वो एक कदम बिना पंचांग के, बिना ज्योतिष के, बिना मुहूर्त के नहीं चलते थे। आज वो लखनऊ में रहते हैं। उनसे मेरा बहुत पहले संपर्क हुआ, यात्रा के दौरान उनसे संपर्क हुआ, और आज भी उनसे बातें होती रहती हैं। ठीक उसी तरह एक मेरे चचेरे मामा जी हैं, जिनका नाम है पंडित शाहनाथ पांडे जी, जो लखनऊ में भी विराजमान रहते हैं, जिनको इंदिरा के द्वारा तत्वों की खोज के क्रम में न जाने कितने मेडल प्राप्त हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जी हाँ। तो शाहनाथ पांडे जी तत्व खोज, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इत्यादि 114 एलिमेंट्स हुए हैं, उनकी खोज में उन्होंने बहुत प्रयास किया है। उनका भी पहल ये है कि बिना ज्योतिष के एक कदम नहीं चलते हैं। आज उनकी उम्र लगभग 85-86 साल की है और पूर्णतः स्वस्थ हैं। वो योग निर्देशन भी करते हैं, शास्त्र की भी चर्चा करते हैं। बड़े अच्छी उनकी एक प्रचारक तो नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में उनके शिष्य हैं जो ज्योतिष के माध्यम से पहल करते हैं और लाभ उठाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी ज्योतिष विद्या पर पूरा विश्वास है। बहुत सारे जगह पर ऐसा पता चलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक सफल तपस्वी रहे हैं, और तपस्या के क्रम में जिन जिन मठों में वो गए हैं, वहाँ पर योग और ज्योतिष शास्त्र की चर्चा उन्होंने किया है, अध्ययन किया है। और शास्त्र के द्वारा ही, मनीषियों की तपस्या के द्वारा ही उनकी पहली मांग थी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। उनकी शिक्षा के विषय में बहुत लोग कहते हैं कि वो कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, वो पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन तपस्या उन्होंने किया है देश की रचना के लिए, भारत के राष्ट्र के उत्थान के लिए। और तपस्वियों का उन्हें बहुत आशीर्वाद मिला है, और वो आशीर्वाद पूर्णतः फलित हो रहा है। वो शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का ही देन है। आचार्य जी, आप ही के द्वारा बनाई गई एक कुंडली मैं देख रही थी, और आपसे बातचीत में पता चल रहा था, आप कह रहे थे कि कुछ लोग इतना ही पार्ट बनाते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं कि जब वो एक ज्योतिर्विद के पास जा रहे हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखें। ज्योतिष जानने के लिए एक व्यक्ति को जो ज्योतिष के प्रति अपना मन लगाना चाहता है, उसको भौतिक विज्ञान की तरह ज्योतिष विज्ञान जानना चाहिए। जिस तरह भौतिक विज्ञान में गणित की अपेक्षा होती है, वैसे ही ज्योतिष में बिना गणित के एक कदम चल नहीं सकते हैं। एक सफल ज्योतिषी को भूगोल शास्त्र, जिसे अक्षांश
और देशांतर की परिगणना की जाती है, उसके अनुसार स्थान का निरूपण किया जाता है। तथा गणित के अनुसार गणना करके काल का पूर्णतः ज्ञान किया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत की व्याकरण का भी प्रबोध होना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र हमारे हैं वो संस्कृत में पर्याप्त हैं और बिना व्याकरण के शास्त्र ज्ञान लगता नहीं है। पुरानी अच्छी जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में हैं, व्याकरण से पूर्णतः निबद्ध है, कठिन है। तो एक सफल ज्योतिषी के लिए ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, भूगोल शास्त्र तथा गणित का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। केवल पंचांग रखने से कोई विद्वान नहीं हो सकता है या ज्योतिष का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। आचार्य जी, आजकल कंप्यूटर से कुंडली बनाने का चलन हो गया है, तो आपके पास भी ऐसे लोग जरूर आए होंगे जिन्होंने कंप्यूटर से कुंडली बनाई। कुछ लोग कहते हैं इसमें त्रुटियां हैं, कुछ लोग कहते हैं यह सही है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हाँ, कुछ मायने में सही भी है, कुछ मायने में गलत भी है कंप्यूटर, क्योंकि जो कंप्यूटर आधारित परिगणना की जाती है वो लाहिड़ी है, कौमुदी है, वो उनके स्थान निरूपण के अनुसार अलग अलग क्रम है। तो अब बनारस के अनुसार देखेंगे तो बनारस के पंचांगों के अनुसार गणना होगी, लाहिड़ी का होगा तो पंजाब के अनुसार होगा, इसी तरह केरल के अनुसार अलग है। तो जहाँ लग्न परिवर्तन होता है वहाँ कंप्यूटर से गलतियाँ हो जाती हैं। अगर पंचांग से मिलान किया जाता है तो त्रुटि देखने को जाती है, ग्रह नक्षत्र सही किन भाव में बैठ रहे हैं और उस भाव का क्या परिणाम होता है, तो त्रुटियां हो जाती हैं। कहीं त्रुटियां होती हैं, ज़्यादा नहीं। उससे कंप्यूटर बहुत सही है। और जहाँ नक्षत्र या लग्न या इस तरह की गणना होती है, अंत का समय होता है, वहाँ जोड़ घटाव में कमी आ जाती है तो कंप्यूटर गलत हो जाता है, वरना कंप्यूटर भी पूर्णतः सही है। तो मतलब अगर कोई कुंडली किसी ने बनवाई है तो उसको अक्सर लोग जांच के लिए कंफ्यूज होते हैं। मुझे भी कई लोग आप ही के संदर्भ में फ़ोन करते हैं कि आप आचार्य जी से सही कराएं। तो मुझे भी मिला है इस तरह का, तो मैं पंचांग उठाता हूँ और पंचांग के अनुसार अगर गलत है तो उसे मैं सही मार्गदर्शन दे देता हूँ, उसके अनुसार उनको चक्र बना करके और उपदेशित कर देता हूँ कि इसके अनुसार अगर फल की गणना की जाए और अपना रास्ता चुना जाए तो सही रहेगा। और जो कंप्यूटर है वो थोड़ी सी गलती कारण ऐसा चक्र में गलती आ गया है। एक और प्रश्न है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जो अस्तित्व में आते हैं, हमारे दर्शकों के लिए जान लेने जरूरी हैं, जैसे कि महादशा और भी भविष्यवाणियाँ भी कुंडलियों से की जाती हैं, दोष निवारण भी होते हैं। तो इन सब का क्या चलन है, क्या वास्तविकता है? महादशा गणित के अनुसार ही होती है। वो कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 3-3 नक्षत्र एक एक राशियों के लिए आते हैं, एक ग्रहों के लिए आते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पूष, लेसा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र आते हैं। मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ आती हैं। तो 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र, फिर 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये 9 ग्रहों के लिए 27 नक्षत्रों में से 3-3 की गणना आती है और देखा जाता है कि कितना नक्षत्र का भोग हुआ है तो और कितना नक्षत्र का पूरा भोग काल था, उसके अनुसार महादशा की परिगणना की जाती है। कौन सा नक्षत्र किसकी महादशा में आ रहा है उसके अनुसार गणना की जाती है। महादशाओं में अंतरदशाएं होती हैं, अंतरदशाओं में प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, प्रत्यंतर में जीवांतर आती हैं, सूक्ष्मांतर दशाएं आती हैं। इस तरह गणना का पल विपल का भी ज्ञान हो जाता है, किस मिनट पल में घटना घटेगी, इतना महीन तक कार्य किया जा सकता है। ये गणित है, वो सहज नहीं है, थोड़ा अभ्यास हाँ अभ्यास की चीज़ें हैं। और दोष निवारण क्या है? वो जैसे पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह कहाँ बैठा है और किसकी दशा चल रही है, वहाँ से किन अंशों से वो किस भाव को देख रहा है, उसके अनुसार अगर पाप ग्रह
कुछ गलत करने की ओर संकेत करता है तो संकेत निवारण के लिए कुछ वो रत्न है, वो जप मंत्र है, हवन इत्यादि बता दिया जाता है। उसके अनुसार लोग अपना पहल करते हैं और लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि जप है, मंत्र है, इससे पता चलता है कि हमारे सनातन में जो मंत्र हैं उनमें वाइब्रेशंस हैं। आचार्य जी, एक बात और मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग हस्त विद्या के लिए भी जाते हैं और आप भी हस्त विद्या में काफ़ी हद तक आप भी निपुण हैं। तो एक बात अक्सर मन में आता है कि कई लोग हस्त विद्या में जो पंडित जी ने बता दिया उसी को मान लेते हैं, और कहीं मैंने पढ़ा है कि हस्त विद्या में जो चीज़ें हैं वो परिवर्तनीय हैं, हम कर्म से बदल सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या मान्यता है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आचार्य के द्वारा कही गई बातों को इस तरह मान लेते हैं कि कभी कभी अपने कर्मठ पथ से विचलित भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कुंडली निर्मित होता है तो कुंडली में भी जब नक्षत्र ग्रह परिवर्तित होते हैं, महादशा में अंतरदशा आती है, अंतरदशा एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जब हम जाते हैं तो वहाँ परिवर्तन होता है। हम प्रतिदिन जो काम करते हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, तो हम भी कर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। तो नक्षत्रों के अनुसार हमारा कर्म भी चलता है और कर्म के अनुसार हमारी भाग्य की रेखाएं भी बदलती हैं, हस्तरेखाएं भी बदलती हैं। हस्तरेखा एक अलग विज्ञान है, वो ज्योतिष शास्त्र से के अंतर्गत ही है, लेकिन एक अलग विद्या हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के भी अनेक रूप हैं, वो फलित ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, गणित ज्योतिष है, रत्न विद्या है, वो रमल विद्या है, फिर यवन पद्धतियाँ हैं, तमाम हैं। उसी तरह एक सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है जो हस्तरेखा है। हस्तरेखाएं बदलती बैठती हैं, हस्त की रेखा है, मस्तक की रेखा है, पद की रेखाएं हैं, पादतल में चिन्ह हैं, वो हस्त में चिन्ह हैं, ये सब सही हैं लेकिन परिवर्तनीय हैं। अब परिवर्तन का ज्ञान कहाँ तक है उसके अनुसार फल मिलता है और उसे बताया जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का जो सत्र है वो आपको लाभान्वित करने वाला रहा होगा। यहाँ से कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आती हैं कि कुंडली ज्योतिष विद्या हो या हस्त विद्या हो या जो भी हमारे सनातन में विद्याएं निहित हैं, उनके पीछे जो सबसे मुख्य है वो सिद्धि है। तो जो आचार्य हैं जिन्होंने अभ्यास के साथ स्वयं को सिद्ध किया है, उनके जो सुझाव है, उनके उपदेश हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपने आहार विहार और व्यवहार में चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, हम किस तरह से उसके अनुसरण के साथ अपने कर्म के पथ पर बने हुए हैं। तो आचार्य जी, आज की जो वार्ता थी बहुत अच्छी थी। हम चाहेंगे अंत में हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप अपना एक संदेश दें, और इसी के साथ हम लोग श्रोताओं के लिए आपका फ़ोन नंबर भी उपलब्ध करा देंगे ताकि वो किसी भी तरह की समस्या हो उसकी निवारण के लिए आपसे संपर्क कर सकें। एक संदेश। मैं तो हर क्षण तैयार रहता हूँ, अगर किसी की कोई समस्या है तो सुनता हूँ और विलम्ब नहीं करता हूँ, तत्काल निवारण के लिए प्रयास करता हूँ। उन्हें अच्छा संदेश देता हूँ कि आप इस उपाय को अपनावें और ऐसा कर्म करें जिससे आपके परिवार का, आपका निरंतर उन्नति हो, प्रगति हो और समाज में एक अच्छा स्थान आपका बन सके। और यही मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से भी प्रार्थना है कि हर प्राणी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। तो आपने देखा एनवी न्यूज़ और हमारे साथ है डॉक्टर जनार्दन त्रिपाठी जी। जुड़े रहिए अगले पड़ाव के लिए अपनी आकृति के साथ, फिर लेकर हाजिर होंगे कुछ सरप्राइजिंग सा। और फिलहाल आचार्य जी का नंबर आपको उपलब्ध होगा। अपनी समस्याओं के लिए बने रहें एनवी न्यूज़ के साथ और फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद।